हेलो स्टूडेंट्स। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर तक पढ़ाया था कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है। उसमें आपको फिर ग्राफ के बारे में बताया था मैंने कि क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा होता है, थोड़ा बहुत क्यूबिक का भी ग्राफ बताया था। तो चलो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे अब कुछ चीज़ें मैं बताता हूँ। ये एक अच्छा चैप्टर है, थोड़ा सा इजी सा चैप्टर है, आप सबको इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, तो देखिए इसको हम लोग डिटेल में देखते हैं। पहली चीज़, लीनियर इक्वेशन क्या होता क्या है। अगर एक लीनियर पॉलिनोमियल के आगे हम लोग ज़ीरो लगा दें, लीनियर पॉलिनोमियल है उसमें इक्वल्स टू ज़ीरो लगा दें हम लोग, तो वो क्या बन जाएगा, लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अगर देखें तो मीन्स इसका जो जनरलाइज्ड फॉर्म होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन है। यहाँ पे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूँ कि a क्या है। a को बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x, b क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ y, और c क्या है, कांस्टेंट टर्म। अब ये टर्म आपको पता होना चाहिए। मैं आगे यूज़ करूँगा ना कोएफिशिएंट ऑफ x, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जो x के साथ मल्टीप्लाइड है ना। अब देखो कुछ चीज़ें मैं अभी आपको बता देता हूँ कि अगर a का वैल्यू ज़ीरो हो जाए तो क्या होगा। अगर a का वैल्यू ज़ीरो हो जाए तो सिर्फ y का टर्म बचेगा, सिर्फ y का टर्म बचेगा। मीन्स एक ही वेरिएबल होगा, तो वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गया। और अगर y इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाए, मीन्स y का जो कोएफिशिएंट है वो ज़ीरो हो जाए, तो क्या होगा, y का टर्म नहीं बचेगा। तो समथिंग इंटू एक्स इक्वल्स टू सी प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो होगा। मीन्स उस इक्वेशन में सिर्फ x का टर्म बचेगा, है ना। तो वो फिर लीनियर इक्वेशन अगेन वन वेरिएबल हो गया। तो जनरली ऐसा हम लोग देखेंगे कि अगर दो वेरिएबल चाहिए तो कुछ ना कुछ x और y का कोएफिशिएंट होना ही चाहिए, है कि नहीं। कुछ ना कुछ x और y का कोएफिशिएंट होना ही चाहिए। ठीक है, और इसको फिर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे दो अननोन वेरिएबल्स हैं, दो ऐसे टर्म्स हैं जो बिल्कुल अननोन है। क्या क्या, x एंड y, इसीलिए इसको मैंने टू वेरिएबल बोला। और लीनियर मीन्स पावर हर जगह वन है कि नहीं। तो इसलिए ऐसा हम लोग किया करते हैं। अब अगर एक ही इक्वेशन हो, एक ही लीनियर इक्वेशन हो, सपोज कुछ भी है 2x प्लस 3y प्लस इक्वल्स टू 7। अब इसमें आपको x एंड y का वैल्यू चाहिए, तो आप ये समझो कि इसमें x और y का सिर्फ एक ही वैल्यू आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। x और y के बहुत सारे वैल्यूज़ आ सकते हैं, इनफाइनाइट वैल्यूज़ आ सकते हैं। ओके, क्योंकि हम लोग जब एक इस टाइप के लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वो एक स्ट्रेट लाइन होता है। कभी भी लीनियर जो पॉलिनोमियल होता है उसका आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो वो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा। और एक स्ट्रेट लाइन पे कितने पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। तो उस स्ट्रेट लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं सब उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसलिए ऐसा बोलते हैं कि लीनियर इक्वेशन में इनफाइनाइट ऐसे वैल्यूज़ हो सकते हैं जो उसे सेटिस्फाई करें। मीन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन हो सकते हैं। ठीक है, सिर्फ एक ही लीनियर इक्वेशन हो तो। और अगर वही दो लीनियर इक्वेशन हो जाए तो क्या होगा। तो आप ही सोचो, एक ये हो गया, दूसरा लीनियर इक्वेशन अगर ऐसा हो जाए तो वो एक ही पॉइंट पे मीट करेगा। तो दो लीनियर इक्वेशन हो तो दो स्ट्रेट लाइंस हो गया, तो एक ही पॉइंट पे कट किया, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, तो उसका एक पेयर ऑफ सॉल्यूशन हो गया। पेयर ऑफ सॉल्यूशन मीन्स एक्स और वाई की वैल्यूज़ को पेयर बोल देंगे, दो आ गया ना, है कि नहीं। तो ऐसा जनरली ऐसा होगा कि अगर दो इक्वेशन गिवन है तो एक वैल्यू आ सकता है। तो मिनिमम मीन्स या फिर एग्जैक्टली दो इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी फॉर टू वेरिएबल्स के लिए। और अगर थ्री वेरिएबल हो तो थ्री इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी, फोर वेरिएबल हुआ तो फोर इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी। समझ रहे आप। तो स्टैंडर्ड फॉर्म अब मीन्स ये समझ में आ गया कि दो इक्वेशन की ज़रूरत पड़ने वाली है एक्स और वाई के एक ही वैल्यू के लिए। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन।
इसका मीनिंग हुआ a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये पहला इक्वेशन। और एक और होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाता है किसी भी लीनियर इक्वेशन का, मीन्स दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। ठीक है, दो हम लोगों को इक्वेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो वो दोनों हम लोग ऐसा ऐसा लेते हैं। तो अगर इन दोनों को सॉल्व करना हो, फॉर सॉल्विंग सच इक्वेशन वी हैव फोर मेथड्स, अब वो चार मेथड क्या क्या है? पहला ग्राफिकल मेथड, पहला क्या है? ग्राफिकल मेथड। दूसरा होता है एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। थर्ड होता है एलिमिनेशन बाय, एक मिनट, थोड़ा सा मैंने एलिमिनेशन का स्पेलिंग गलत कर दिया, सही कर देता हूँ। एलिमिनेशन by equating the coefficient, और चौथा होता है एलिमिनेशन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अब देखो ध्यान से, ये चार मेथड। एक और वैसे होता है, वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसको हम लोग इन सब में ही एक अज्यूम कर लेते हैं, वो चीज़ बाद में देखेंगे हम लोग। तो अब हम लोग एक एक करके मेथड देखने वाले कि इन सारे मेथड का यूज़ करके किस प्रकार किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में हम लोग वेरिएबल्स का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, किस प्रकार कर सकते हैं हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो पहला जो मेथड है, पहला मेथड कौन सा है? ग्राफिकल मेथड। चलो पहले वो देखते हैं। ग्राफिकल मेथड ये जनरली हम लोग यूज़ नहीं करते, बट अगर थोड़ा सा समझ लें इसे तो क्या होता है कि इक्वेशंस के बारे में आइडिया लगने लगता है, थोड़ा सा ज़्यादा फील आने लगता है चीज़ों का, है कि नहीं? इसीलिए हम लोग ये मेथड पढ़ते हैं और एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है, तो उस वजह से हम लोग ये देखते हैं, बट जनरली इसका यूज़ नहीं किया जाता है। तो देखते हैं क्या होता है। तो ग्राफिकल मेथड क्या होता है? तीन बातें हो सकती है यहाँ पे। अब देखो ध्यान से, ग्राफ अगर देखेंगे हम लोग तो आपको और भी बहुत कुछ समझ में आएगा। तो तीन बातें क्या क्या हो सकती है वो देखो। तो अगर मैंने इक्वेशन लिया a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर दो इक्वेशन है तो मीन्स क्या है? दो लाइन्स है। ठीक है, दो इक्वेशन है मीन्स दो लाइन्स है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, पहले इक्वेशन से x के कुछ कुछ वैल्यूज़ लेते रहेंगे, उससे y का वैल्यू आता रहेगा कुछ कुछ, और इसी तरह दूसरे इक्वेशन में भी वही करेंगे। ये सब करके अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो तीन केसेस हो सकते हैं। अगर ऐसे करके आगे बढ़ेंगे तो तीन केसेस हो सकते हैं। देखो वो तीनों क्या क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ। केस वन ये हो सकता है कि दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। जैसे ये दो ग्राफ है, तो पहला ग्राफ मैंने अज्यूम किया ये वाला है, दूसरा अज्यूम किया ये वाला है, तो ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें। तो जिस पॉइंट पे अगर ये सपोज a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 का ग्राफ है, और ये a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 का ग्राफ है। ओके, अब ये ग्राफ कैसे बनाना है वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। अब ये सारे केसेस बता देता हूँ कि क्या क्या केस होगा, तो अभी मैं आपको समझा दूँ। तो अगर ऐसा एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा वो, तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट x और y के वैल्यूज़ हो गए। सपोज इसका कोऑर्डिनेट a, b होगा। अगर इसका कोऑर्डिनेट a, b है तो मैं ये बोलूँगा कि देन सॉल्यूशन ऑफ दीज इक्वेशन है ना आर x इक्वल्स टू a, क्योंकि वो x कोऑर्डिनेट था उस पॉइंट का जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा था, एंड y इक्वल्स टू b। ठीक है, और यहाँ पे एक स्टेटमेंट और यूज़ कर रहा हूँ कि अगर उसका एक सॉल्यूशन आ रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे कि दी इक्वेशंस आर सेड
टू बी कंसिस्टेंट। क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट। कब बोलेंगे हम लोग? अगर उसका सोल्यूशन आया तो। कभी भी कंसिस्टेंट तब बोला जाता है जब उसका कुछ सोल्यूशन आया। तो कंसिस्टेंट बोला कब मैंने? जब उसका एक सोल्यूशन आया, मीन्स ग्राफ कहीं पे मीट किया। दूसरा केस, केस 2, वापस से यही दोनों इक्वेशन के लिए मैं ले रहा हूँ, वही दोनों इक्वेशन के लिए। अगर ग्राफ ऐसा हो जाए तो क्या होगा? पहला ग्राफ ये, दूसरा ग्राफ ये, एक दूसरे के पैरेलल रहा। दोनों ग्राफ एक दूसरे के क्या रहा? पैरेलल रहा। तो क्या होगा? तो पैरेलल रहा तो फिर होगा क्या कि सपोज ये लाइंस है, ये और ये, ठीक है। ये a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 का ग्राफ है, और ये a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 का ग्राफ है। अब ये दो ग्राफ्स आ गए। अब ये देखो ध्यान से, तो ये दोनों पैरेलल है, तो क्या ये कहीं पे मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो अगर कहीं मिलेगा नहीं तो क्या इसका कुछ सोल्यूशन आएगा? नहीं आएगा, कोई सोल्यूशन इसका नहीं आएगा। तो ऐसे भी केसेस हो सकते हैं कि कोई दो इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद उसका कोई सोल्यूशन ही ना आए कभी। ऐसे भी पॉसिबल होंगे। कब होंगे? अगर वो दोनों लाइन का ग्राफ ड्रॉ करने के बाद दोनों क्या हो जाए? पैरेलल हो जाए तो। ठीक है, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बहुत ईजी वे में ये बात बता दिया कि ऐसा ऐसा कुछ होता है। तो इस केस में मैं लिख देता हूँ, देन दी टू equations have no solution and are said to be। अब कोई सोल्यूशन आया नहीं तो ऐसे केस को हम लोग बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। क्या बोलेंगे? इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो दो केसेस हो गए। अब चलो थर्ड केस की बात करते हैं, केस 3। अब ये चीज़ को ध्यान से समझो, इसको मैं बाद में कुछ और चीज़ से भी रिलेट करने वाला हूँ, है ना। वो लास्ट में मैं बताऊंगा, थोड़ा सा और रिलेट करेंगे। इसलिए आप पहले ही आपको ये चीज़ समझा देता हूँ, जिससे दोनों चीज़ कवर हो गया, ग्राफ भी कवर हो गया और साथ में एक और बात कवर हो गया, जो थोड़ा सा मैं आगे बताऊंगा कि कब उसके रूट्स आएंगे कब नहीं आएंगे, उसके लिए अलग से केसेस बनाएंगे हम लोग, वो मैं समझाऊंगा। अब केस 3 ये होगा कि दोनों ग्राफ आपने ड्रॉ किया तो दोनों ग्राफ बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर आ जाए। ऐसा भी होगा, और मैं आपको करके भी दिखाऊंगा कि ऐसा कब हो रहा है, वो बाद में करेंगे हम लोग, लेकिन ऐसा होगा, ट्रस्ट मी। आप याद रखो ये चीज़ कि दोनों ग्राफ एक दूसरे के ऊपर आ जाए। जैसे ये ग्राफ है और दूसरा ग्राफ भी बिल्कुल इसी के ऊपर ऐसे है, ठीक है, बिल्कुल इसी के ऊपर है। पहला भी यही, दूसरा भी यही। तो यही ग्राफ a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 का है, और यही ग्राफ a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 का है। अगर ऐसा हो जाए तो बताओ कितने ऐसे पॉइंट्स हैं जो दोनों ग्राफ्स में कॉमन है? बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो दोनों ग्राफ्स में कॉमन है। बहुत सारे मीन्स जितने भी पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं वो सारे पॉइंट इसको भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इसके बताओ कितने सॉल्यूशन थे? इनफाइनाइट। तो इसके भी कितने होंगे? इनफाइनाइट। मीन्स दोनों में कॉमन सॉल्यूशन कितने हो गए? इनफाइनाइट। मीन्स इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो गए इसके। ठीक है, मीन्स इस केस में अगर दोनों ग्राफ एक दूसरे के ऊपर हो जाए तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हम लोग बोलेंगे। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, देन दी टू ग्राफ्स या टू इक्वेशंस have infinitely many solutions and are। अब इसको क्या बोलेंगे? जैसे पहले केस में मैंने कंसिस्टेंट बोला था, दूसरे केस में इनकंसिस्टेंट बोला था, तो थर्ड भी कंसिस्टेंट होता है। कंसिस्टेंट क्यों? क्योंकि कुछ तो रूट आया, कुछ तो उसका सोल्यूशन आया ना। तो जब भी वैल्यू आता है तो उस केस में कंसिस्टेंट बोलेंगे, जब वैल्यू नहीं आता है तो इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। सेड टू बी कंसिस्टेंट। तो ये तीनों केस हो गया। ठीक है, अब इसका मैं आप कुछ भी एग्जांपल हो सकता है, तीनों में कुछ भी एक ग्राफ आ सकता है। अब आपको इसका मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ करके, जो कि आपने शायद थोड़ा सा ग्राफ ड्रॉ करना सीखा भी होगा पिछली कक्षा में। अभी आपको मैं दिखाता हूँ एक करके। जैसे एग्जांपल होता, क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 8। ठीक है, एक मिनट,
12 और 4x माइनस 3y इक्वल्स टू 6। ठीक है, ये दो ग्राफ ले लिया। तो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, मैं करूँगा मैं इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 लिखूँगा, इक्वेशन 1 से बताओ 3y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 12 माइनस 2x, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 12 माइनस 2x बाय 3। अब क्या करेंगे हम लोग, जनरली क्या करते हैं, आपको अगर ग्राफ निकालना है तो ऐसे कुछ कुछ वैल्यूज़ ले लेंगे। ठीक है, कुछ कुछ वैल्यूज़ एक्स वाई का, ठीक है, एक्स वाई के कुछ कुछ वैल्यूज़ ले लेंगे। तो x अगर 1 लेंगे तो बताओ y कितना होगा 10/3। x अगर 2 लेंगे तो y कितना होगा, x अगर 2 लेंगे तो y कितना होगा 8/3। x अगर 3 लेंगे तो क्या होगा y 2 होगा। x अगर 4 लेंगे तो क्या होगा 4/3। x अगर 5 लेंगे तो क्या होगा 2/3। x अगर 6 लेंगे तो क्या होगा 0। तो ये सारे वैल्यूज़ मैंने ले लिया। ठीक है, वापस से फ्रॉम इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 के साथ यही काम करेंगे। इक्वेशन 2 का देखो तो मैं वापस से अब कोई भी निकाल सकते हैं, y या फिर x, किसी का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन क्या था 4x माइनस 3y इक्वल्स टू 6। तो चलो यहाँ पे भी y का वैल्यू निकालते हैं। y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आप करके देखना 4x माइनस 6/3, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो चलो इसके भी वैल्यूज़ देखते हैं। x y, x आप 1 रखोगे तो y क्या होगा, x 1 रखोगे तो y माइनस 2/3। x 2 रखोगे तो y क्या होगा 2/3। x 3 रखोगे तो y क्या होगा 2, है कि नहीं, y क्या होगा 2। देखो यहाँ भी x3 y2 था, इधर भी x3 y2 था। तो यहाँ से ये तो पता चलेगा इसके रूट्स के सॉल्यूशन क्या आने वाला है। बट फिर भी आगे भी मैं लिख देता हूँ। इसको 4 लेगो तो क्या होगा, x4 लिया तो 10/3, 5 लिया तो 14/3। बस यहाँ तक ही लिखते हैं, इससे ज़्यादा लेके क्या फ़ायदा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके तो अब देखो ये दोनों ग्राफ हम लोग, अगर ग्राफ पेपर है, अब एग्जामिनेशन हॉल में आपको ये ग्राफ पेपर में करना पड़ेगा। ठीक है, ग्राफ पेपर अलग से मिलेगा आपको, उसमें इसको प्रॉपर ग्राफ पेपर में क्या होता है 1 2 3 4 प्रॉपर अच्छे से लेंथ वाइज लिखा रहता है। x x डैश y y डैश क्या क्या है, x 6 तक जा रहा है, y अराउंड 4 तक जा रहा है, 1/3 2/3 को तो हम लोग अप्रॉक्स ले लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6, x माइनस में नहीं है तो 2 ही ले लेता हूँ मैं। और y 1 2 3 4 5, और नेगेटिव में y है क्या, बिल्कुल 1 2 है, 1 है, तो -1 -2 -3। ठीक है, अब पहला ग्राफ करते हैं। पहला क्या था, पहला कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट हो गया x1 y 10/3। तो x में 1 y में 10/3, 10/3 क्या होगा 3.33, मीन्स कुछ इधर आएगा, है ना, x1 y 10/3, ये हो गया ये पॉइंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है 2 and 8/3, x2 y 8/3 क्या होगा 2 पॉइंट समथिंग, तो कुछ इधर ले लेता हूँ। थर्ड क्या है 3 and 2, x3 y2, कुछ इधर आ गया। अब इतना तो पता है हम लोग, तो ये थोड़ा सा अप्रॉक्स ले रहे हैं ना, परफेक्ट वैल्यू तो ले नहीं पा रहे हैं, तो कोशिश करेंगे वो स्ट्रेट लाइन ही रहे, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि किसी भी इक्वेशन जो लीनियर होता है उसका ग्राफ कैसा होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है। 4 and 4/3, x4 y 4/3 क्या होगा 1 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट समथिंग, वैसे भी दिख रहा है ये तो लो बराबर आ रहा है। और नेक्स्ट क्या है 5 and 2/3, x5 y 2/3, 1 से छोटा, 5 पे ऐसे ले लिया, और फिर 6 and 0। फिर इसको क्या करेंगे स्केल रख के आप या कैसे भी ज्वाइन कर दो तो आपको एक स्ट्रेट लाइन दिखेगा। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन हो गया। ये किसका हो गया ग्राफ, पहला क्या था 2x + 3y = 12, तो ये 2x + 3y = 12। सेकेंड वाला करते हैं। सेकेंड क्या है x1 y -2/3,
x1 पे y -2/3, -2/3 1 से छोटा होगा, कुछ इधर होगा, ठीक है। x2 y 2/3, x2 पे y क्या है 2/3, x3 y 2, x3 y 2 कौन सा है ये वाला, x4 y 10/3, x4 y 10/3, 10/3 3 पॉइंट समथिंग फिर से, तो कुछ इधर होगा। और x5 y 14/3, तो 14/3 किसके इक्वल होगा 4 पॉइंट समथिंग, तो 5 पे इधर कुछ 4 पॉइंट समथिंग ले लिया मैंने। तो ये आपको स्ट्रेट लाइन दिख रहा होगा, इसको ज्वाइन कर दो, ठीक है। तो देखो दोनों जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं वो पॉइंट अपना सोल्यूशन होगा। ये क्या पॉइंट है बताओ 3,2। तो ये ग्राफिकल मेथड से क्या दिखा अपने को कि इससे x = 3 आएगा, y = 2 आएगा, ये इसका सोल्यूशन हो गया। तो ये मेथड मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। और ये कौन सा पहला वाला केस हो गया जब दोनों ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है कि नहीं। अब मैं अलग अलग से बाकी दोनों केस नहीं दिखाऊंगा, वो आप आगे खुद ही दिखेगा आपको, मैं बताऊंगा कि कब सेकंड और थर्ड केस आ सकता है। तो चलो अब सेकंड मेथड देखते हैं। सेकंड मेथड क्या था, सेकंड था एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अब सब्स्टिट्यूट करना का मीनिंग क्या होता है, मतलब कि किसी चीज़ को के जगह पे दूसरी चीज़ रखना, ठीक है। तो इसमें हम लोग आपको स्टेप्स में लिख देता हूँ, वैसे होता बहुत आसान है। तो स्टेप 1 इसमें यूज़ करेंगे हम लोग कि फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y। ज़रूरी नहीं है कि x ही, y भी कर सकते, y इन टर्म्स ऑफ x। तो मैंने यहाँ लिख दिया x इन टर्म्स ऑफ y, और y इन टर्म्स ऑफ x भी आप लिख सकते हो, मैं रहने देता हूँ, आप समझ तो गए ही होंगे। स्टेप 2 सब्स्टिट्यूट the value of x obtained as above in the second equation। मीन्स क्या हुआ, पहले इक्वेशन से जो भी x का वैल्यू आया था वो आप सेकेंड इक्वेशन में रख दो, उसके बाद स्टेप 3 रखने के बाद क्या होगा कि सेकेंड इक्वेशन reduces to an equation in single variable y, ठीक है। अब अगर पहले स्टेप में आपको बताया था कि x का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y करना है, अगर वहाँ पे y का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x करते तो स्टेप 3 में यहाँ पे सिंगल वेरिएबल क्या बचता x, है कि नहीं, सिंगल वेरिएबल क्या बचता x, और उसको क्या करेंगे हम लोग, फिर इसके बाद देखूंगा सॉल्व फॉर y के लिए सॉल्व कर लिया, y का वैल्यू आ जाएगा। तो स्टेप 4 क्या लिख देंगे हम लोग, यूजिंग दिस वैल्यू ऑफ y in any of the given equations find x, मतलब किसी इक्वेशन में x रख देंगे, उससे फिर y का वैल्यू आ जाएगा, है ना। अब चलो वही वाला सॉल्व करके देखते हैं। जो पहला इक्वेशन था मैंने ग्राफिकल से सॉल्व किया था, इसी इक्वेशन को हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से करके देखते हैं क्या है। क्या इक्वेशन था, 2x + 3y, 2x + 3y = 12, है ना, 2x + 3y = 12 एंड 4x - 3y = 6, 4x - 3y = 6, ये दो इक्वेशंस। इसको चलो इस मेथड से करके देखते हैं क्या आता है। अगर इस मेथड से करेंगे हम लोग 1 2, ओके, तो मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1, ऐसे इक्वेशन हम लोग अज्यूम करते हैं, 1 इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन अज्यूम किया, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या होगा, इक्वेशन 1 से मैं लिखूंगा 2x + 3y = 12, x का वैल्यू या y का वैल्यू भी निकाल सकते हो। तो x का वैल्यू 2x पहले करना पड़ेगा, 12 - 3y, तो x = 12 - 3y/2,
ठीक है। अब फ्रॉम इक्वेशन टू, इक्वेशन टू में क्या है, इक्वेशन टू में क्या है 4x माइनस 3y इक्वल्स टू 6। तो 4 इंटू एक्स क्या है 12 माइनस 3y बाई 2 माइनस 3y। अब देखो इस इक्वेशन में क्या बचा, सिर्फ एक ही वेरिएबल बचा, तो क्या हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, तो 2 से मल्टीप्लाई करो, 12 2 ज़ा 24 माइनस 3y इंटू 2 6y माइनस 3y इक्वल्स टू 6। क्या बचा 24 माइनस 9y इक्वल्स टू 6, hence 9y equals to 24 minus 6, that is equals to 18, hence y is equals to 18 by 9, that is 2। वो कितना हो गया 2 हो गया। तो आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि y का वैल्यू क्या मिल गया 2 मिल गया। ओके, y का वैल्यू क्या मिल गया 2 मिल गया। तो x कैसे दिखाएंगे, फिर से मैं लिखूंगा x तो वैसे भी गिवन था जैसे भी निकाला था, या तो किसी इक्वेशन में भी रख दो, किसी इक्वेशन में भी आप रख सकते हो। तो क्या गिवन था 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12 में रख दो, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12 में, अब y का वैल्यू 2 आया तो 2x प्लस 3 इंटू 2 इक्वल्स टू 12, तो 2x इक्वल्स टू 12, 3 इंटू 2 को 6 दूसरी तरफ ले लिया, तो 2x इक्वल्स टू 6, सो x इक्वल्स टू 6 बाई 2 क्या आ गया 3। तो फाइनल आंसर देखो क्या है x इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू 2, है कि नहीं। तो ये मेथड बहुत आसान है, इतना कुछ टफ नहीं है, और आप इजीली ये काम कर सकते हो। ओके, तो ये सीखा हम लोगों ने, आसान चीज़ है ये मेथड, सेकंड मेथड देख लिया। अब 2 मेथड बचा है ना, 2 मेथड बचा है, और वो दोनों मेथड भी हम लोग धीरे धीरे देख लेंगे। ओके, और आप इसके क्वेश्चंस करो अपने बुक से, और ये कुछ क्वेश्चंस मैं इसी मेथड से करने के लिए आपको होमवर्क के लिए दे देता हूँ, और इसी मेथड से आपको ये क्वेश्चंस भी करना है। अब होमवर्क के लिए मैं क्या क्या देता हूँ, पहला क्वेश्चन x इक्वल्स टू एक्स प्लस 4y इक्वल्स टू 14, 7x माइनस 3y इक्वल्स टू 5, ये आपको करना है, सेकेंड मेथड से करना है। सेकेंड क्वेश्चन में देता हूँ 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 10, 3x प्लस 6y इक्वल्स टू 12, ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन एक और देता हूँ आपको, x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 एंड 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 8। फोर्थ क्वेश्चन एक और देता हूँ आपको, होमवर्क की तरह करना है इसे। जितना मैंने बताया उसी मेथड से करना है, जो नहीं सिखाया अगर आपको पहले से आता है उस मेथड से नहीं करना है। इक्वल्स टू 8 और 13x प्लस 7y इक्वल्स टू 101, ठीक है। थोड़ा दिमाग लगाइए और आराम से कीजिए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। आप इसी तरह वीडियो देखते रहिए, सीखते रहिए, ओके। तो विल मीट नेक्स्ट डे, टिल देन थैंक यू सो मच।